नमस्कार। फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की फिफ्थ यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा। इस यूनिट की लगभग सभी टॉपिक्स पर मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन वो डिटेल्ड वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ चौसर। चौसर का पूरा नाम क्या है? जियोफ्रे चौसर है। आप फेमिलियर हैं। स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन याद ज़रूर रखनी है आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी रेंस ऑफ द किंग्स चौसर वर्कड एंड गेव हिज वेरियस कंट्रीब्यूशंस। तो चौसर के जीवन काल में कितने राजा हुए थे इंग्लैंड में, मतलब कितने राजाओं के दौरान यानी उसने अपना काम किया वो रहा। तो चौसर के जीवन काल में इंग्लैंड में 3 राजा गद्दी पर रहे। तो यहाँ जवाब होगा हमारा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन विच ईयर वॉज द कैक्सटन प्रेस एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस कब एस्टेब्लिश हुआ? ये 1476 में हुआ। वैसे प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में इसका आविष्कार नहीं हुआ है, इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ है। तो वो भी आपको याद रखना है और वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। जर्मनी में गुटेनबर्ग, जोहानस गुटेनबर्ग हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। वैसे इस आदमी के साथ भी बड़ा गलत हुआ था। बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ इतिहास में बहुत गलत हुआ है, जैसे गैलीलियो गैलीली के साथ हुआ। और ये जो गुटेनबर्ग था इसको भी एग्जाइल में भेज दिया गया था फ्रांस, और वहीं पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे प्रिंटिंग प्रेस के, और बाद में जर्मनी में आकर ही उसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो वो आपको जोहानस गुटेनबर्ग का नाम भी याद रखना है। फिर देखिए, हु रोट मोर्ट दी आर्थर। मोर्ट दी आर्थर किसने लिखा है? सर टॉमस मैलोरी ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हु ट्रांसलेटेड बाइबल इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार बाइबल को अंग्रेज़ी में किसने ट्रांसलेट किया? बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी हुई है, मतलब ओरिजिनली हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। तो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो इंग्लिश में इसको जॉन वाइक्लिफ और उनके डिसाइपल्स यानी उनके चेलों ने, उनके शिष्यों ने इसको ट्रांसलेट किया। तो यहाँ जवाब होगा बोथ ए एंड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसा। रेनेसा का मतलब क्या है? सही जवाब रिबर्थ है, तो सी आपको मार्क करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इन द मिडल ऑफ ब्लैंक स्पेस सेंचुरी अ न्यू स्पिरिट ऑफ रेनेसा टुक बर्थ। तो वैसे तो रेनेसा का जो टाइम पीरियड है वो 14th सेंचुरी से शुरू हुआ है। तो यहाँ जवाब आप अगर शुरुआत की बात करें तो 14th सेंचुरी लगाएंगे, आपसे पूछा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा है अ न्यू स्पिरिट, एक नई भावना, एक नई ऊर्जा आप कह सकते हैं, एक नया उत्साह रेनेसा में पैदा हुआ। तो यहाँ जो 15th सेंचुरी जवाब दे रखा है, आंसर यहाँ बुक में दे रखा है। तो अगर शुरुआत का आप माने तो 14th सेंचुरी होना चाहिए। लेकिन 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 1453 में। 1453 में टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया था। ये मैंने घटना आपको कई बार बताई है। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक हुआ, वहाँ स्कॉलर्स के पास बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ग्रीक और रोमन लिटरेचर की। तो वो उसको लेकर इटली की तरफ भागे और फिर वहाँ इटली में उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया। और रेनेसा कहते हैं कि सही अर्थों में वहीं से शुरू हुआ। तो उस हिसाब से ये 15th सेंचुरी सही जवाब है। 1453 में यानी मिडल ऑफ 15th सेंचुरी हो गया। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी गई हैं और आप दोनों को याद रखिएगा। और जो मैंने डेट बताई आपको 1453, उसको ज़रूर याद रखिएगा। वो अक्सर पूछ ली जाती है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर टर्की ने कब अटैक किया था, एग्जाम्स में अक्सर आती रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स इज कॉल्ड। तो ये तो वही है रेनेसा। तो अब ये जो एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स की
जो लेखन है, उनका जो वर्क है, उसका रीबर्थ हम कहते हैं रेनेसा को। तो उस हिसाब से वो 15वीं सेंचुरी वाला जवाब सही है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक होने पर, कुस्तुनतुनिया उसको हिंदी में बोलते हैं, तो टर्की ने जब कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया तो वहाँ से ये लोग भागे और फिर उनको लिटरेचर्स को, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को दोबारा पढ़ा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस इन। देखिए ये सवाल आ ही गया यहाँ पर। तो इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस का कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, लेकिन यहाँ स्थापित करने वाले का या आविष्कार करने वाले का नाम नहीं दिया। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जोहानस गुटेनबर्ग उनका नाम है, वो भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ जवाब सी होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच मूवमेंट हैड द पर्पस, यानी किस आंदोलन का उद्देश्य था टू रिफॉर्म, सुधारना, सोसाइटी, समाज को, एंड रिलीजन, और धर्म को, फ्रॉम करप्शन, भ्रष्टाचार से। तो यहाँ बुक में आंसर रेनेसा दे रखा है, लेकिन ये गलत जवाब है, इसलिए मैंने काट दिया है। इसका सही जवाब है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को और धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, समाज को सुधारने का जो संकल्प था वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का था। हर जगह धर्म में, समाज में भ्रष्टाचार रहता ही है व्याप्त, तो ये रिफॉर्मेशन आएगा यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच मूवमेंट हैड द पर्पस टू मेक द इंग्लिश किंग फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव से अंग्रेज राजा को, यानी इंग्लैंड के राजा को आज़ाद करना किस मूवमेंट का उद्देश्य था? तो यहाँ भी इसका जवाब रिफॉर्मेशन ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द मिडिल एजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट पॉपुलर। तो मध्यकाल में इनमें से कौन से नाटक, किस प्रकार के नाटक लोकप्रिय नहीं थे? तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मॉरलिटी प्लेज, इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ ऑप्शन ये जो सही है वो प्रॉब्लम प्लेज है। प्रॉब्लम प्लेज किस युग को बिलोंग करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग से इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम प्ले आपको मालूम ही है 20th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, और मेनली जो प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाने जाते हैं, जॉन गॉल्सवर्दी ने जाते हैं, उनका जस्टिस मैंने अपलोड किया है, वो भी एक प्रॉब्लम प्ले है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मिस्ट्री प्लेज रिप्रेजेंटेड एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ। तो मिस्ट्री प्लेज किसकी ज़िंदगी की कहानियाँ दिखाते हैं? तो जो मिस्ट्री प्लेस थे वो बाइबल की कहानियों पर आधारित थे, यानी जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी की कहानियाँ उसमें मेनली दिखाई जाती हैं। ये डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा, मॉरलिटी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, इंटरल्यूड्स, क्योंकि इन पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लेज रिप्रेजेंटेड पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑन द स्टेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए कि आना ही है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। ये मत सोचिएगा कि मैंने पेपर सेट किया गारंटी, लेकिन जो ट्रेंड रहता है उसके अनुसार इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है कि मिस्ट्री प्लेज में किसका वर्णन होता है, मॉरलिटी प्लेज में किसका वर्णन होता है, मिरेकल प्लेज में किसका वर्णन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे और वो ये पूछा है, विच प्लेज रिप्रेजेंटेड पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑन द स्टेज। तो रंगमंच पर पर्सोनिफाइड मतलब एक व्यक्ति के तौर पर गुणों और अवगुणों को कौन प्रस्तुत करता है, यानी क्रोध है तो वो एक वाइस है, तो वो एक व्यक्ति के रूप में सामने दिखाई देगा आपको मंच पर, है ना। काइंडनेस है वो एक वर्च्यू है, तो वो भी एक व्यक्ति के रूप में आपको दिखाई देगी। तो ये सब दिखता है हमको मॉरलिटी प्लेज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मिरेकल प्लेज प्रेजेंट अ रियल और फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ द लाइफ मिरेकल्स और मार्टिरडम ऑफ। यानी कि जो मिरेकल प्लेज हैं, देखिए मिरेकल का मतलब आश्चर्य ही होता है, एकदम से चमत्कार, तो चमत्कारी जैसा इनको कहा जाता है। तो उसमें प्रेजेंट होता है एक रियल या फिक्टिशियस
या फिर काल्पनिक, रियल माने वास्तविक और फिक्टिशियस माने काल्पनिक, अकाउंट माने लेखा जोखा, ऑफ द लाइफ जिंदगी का, मिरेकल्स चमत्कारों का, और मार्टिरडम या फिर उनके शहीद होने का, किसका, सेंट्स का, है ना। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि मिरेकल प्लेज में सेंट्स ने जो चमत्कार किए हैं या फिर उनकी ज़िंदगी का वर्णन होता है या फिर उनकी शहादत का वर्णन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज सेंट निकोलस। सेंट निकोलस कौन थे? अच्छा, इनका जो लाइफ स्पन है ये है 270 से लेकर 343 तक। तो अब जैसा यहाँ पर जवाब दिया गया है ना, आंसर ए है 4th सेंचुरी बिशप। मैंने इसको मार्क नहीं किया, मैं एक्चुअली इनका लाइफ स्पन देख रही थी तो मार्क नहीं किया इसको। तो इनका ये लाइफ स्पन है तो 4th सेंचुरी बिशप हो गए ना, 343। पैदा हुए 3rd सेंचुरी में 270 यानी कि 3rd सेंचुरी, और फिर बाकी उनका जो लाइफ हुआ वो 343 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी दोनों में रहे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मॉरलिटी प्लेज डेवलप्ड इन। अब यहाँ पर जो जवाब है कि मॉरलिटी प्लेज विकसित हुए, अब बुक में दे रखा है यहाँ पर बी आंसर यानी कि 13th सेंचुरी, और कई जगह 13th सेंचुरी दे रखा है। लेकिन जब हम इसके बारे में और डीप स्टडी करते हैं मॉरलिटी प्लेज के बारे में, तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि सबसे पहले मॉरलिटी प्लेज जो डेवलप हुए वो जर्मनी में डेवलप हुए, और वो ऑर्डो वर्ट्यूटम जर्मन प्ले है जो 1151 में लिखा गया। 1151 का मतलब हुआ 12वीं शताब्दी। और उसके बाद हो सकता है इंग्लैंड में रहे हों मॉरलिटी प्लेज, लेकिन उनका मतलब इस वक्त उपलब्ध नहीं है। जो प्लेज मॉरलिटी प्लेज उपलब्ध हैं उनमें जो सबसे पुराना है वो है द प्राइड ऑफ लाइफ, और वो लेट 14th सेंचुरी का है। तो इसलिए ये जवाब मैंने ये काटा था बी, 13th सेंचुरी को मैंने इसीलिए काटा कि जो हमें इंग्लैंड का मॉरलिटी प्ले मिलता है सबसे पुराना, वो द प्राइड ऑफ लाइफ मिलता है और वो 14th सेंचुरी का है। तो यहाँ सही जवाब 14th सेंचुरी होगा। फिर देखिए हु आर द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन अ मॉरलिटी प्ले। तो एक मॉरलिटी प्ले में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स यानी सहायक पात्र कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ जो ये दो जवाब दिए गए हैं, पर्सोनिफिकेशंस ऑफ गुड एंड इवल, तो ये होते हैं। लेकिन एंजल्स ऑफ गुड एंड इवल, जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टर्स में देखा था, गुड एंजल बैड एंजल, तो कहीं तक ये जवाब भी हो सकता है। लेकिन अब हम दो तो नहीं लगा सकते, सही जवाब फिर हम इसी को लगाएंगे, और ये बुक में भी दे रखा है आंसर, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुड एंड इविल, यानी अच्छाई और बुराई का व्यक्ति के रूप में चित्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन मॉरलिटी प्लेज द हीरो रिप्रेजेंट्स। तो मॉरलिटी प्ले में जो हीरो होता है वो किसकी नुमाइंदगी करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो ह्यूमैनिटी को यानी इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूनिवर्सिटी विट्स रिप्रेजेंट ब्लैंक स्पेस ड्रामा। तो यूनिवर्सिटी विट्स प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी विट्स पर कंपलसरी आएगा आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हु ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। तो इनमें से कौन सा नाटककार यूनिवर्सिटी विट नहीं था? तो शेक्सपियर नहीं था, है ना, तभी तो बाकी के सारे लोग शेक्सपियर से जलते थे। इनका अच्छा खासा चल रहा था, सारे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ा है और नाटक लिख रहे हैं, उनके नाटक खूब चल रहे हैं, पब्लिक को खूब पसंद आ रहे हैं। अब बीच में शेक्सपियर कूद पड़ा, बिना पढ़ा लिखा बंदा, है ना कोई यूनिवर्सिटी गया ना कॉलेज गया, और नाटक लिखना शुरू कर दिया। अब उसके नाटक लोगों को पसंद आने लगे, तो जाहिर सी बात है कि जिनका पहले से धंधा चल रहा है तो वो तो गालियां देंगे ही। तो शेक्सपियर को आपको याद रखना है कि ये किसी यूनिवर्सिटी का में नहीं पढ़ा था, फिर भी उसने जो कालजयी नाटक लिखे हैं आज भी आपको पसंद आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यूनिवर्सिटी विट्स फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट ऑफ
ब्लैंक स्पेस हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, तो लेट 16th सेंचुरी सही जवाब है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज कॉमनली नोन एज, तो जो ऑथराइज्ड वर्जन है बाइबल का उसको किंग जेम्स वर्जन या फिर किंग जेम्स बाइबल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल फॉर, तो किसके लिए इसको ट्रांसलेट किया गया था? फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द मूवमेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री बिलोंग्स टू द, तो मेटाफिजिकल पोइट्री का मूवमेंट 17th सेंचुरी को बिलोंग करता है, और इस पर मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है मेटाफिजिकल पोइट्री, और उसमें जॉन डन का कंट्रीब्यूशन इस टाइटल से मिलेगा, मेटाफिजिकल पोइट्री एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डन, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल में मेटाफिजिकल पोइट्री पर बात हुई है, उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने आपके लिए नोट किया था, जो मैं अभी बात कर रही थी ना मॉरलिटी प्ले की, तो ये ऑडो वर्च्यूटम, ये जर्मन में लिखा हुआ प्ले है, जर्मन प्ले है 1151 का, और द प्राइड ऑफ लाइफ ये लेट 14th सेंचुरी का, यानी सबसे पुराना इंग्लिश मॉरलिटी प्ले है। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा आप, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। और अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए, जिनके यहाँ डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, और जिनका ऑब्जेक्टिव हो रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेनेसा, इस पर तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो पहले ही अपलोडेड है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, ब्रीफली देख लीजिए। रेनेसा इज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, तो मानवता के इतिहास में महानतम आंदोलन है रेनेसा। इट डिड वंडर्स बाय मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर्स, इसने बहुत आश्चर्य के काम किए, लोगों को सचेत किया उनकी खुद की ताकतों के प्रति। इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था, दैट बिगेन इन द 14th एंड कंटिन्यू टू द 17th सेंचुरी, जो कि 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी तक चला। रेनेसा मीन्स रीबर्थ, रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जन्म। इट वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ये पुनर्जन्म था या पुनर्जागरण बोलते हैं रेनेसा को, तो ये पुनर्जागरण था या पुनर्स्थापना आप कह सकते हैं क्लासिकल लर्निंग की, शास्त्रीय लेखन की, शास्त्रीय ज्ञान की, प्राचीन ज्ञान की, ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, जो प्राचीन यूनानी और रोमन लेखक थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा द एज डेवलप्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर, तो पुनर्जागरण के प्रभाव में इस युग में डेवलप विकसित हुआ इंटरेस्ट, रुचि इन क्लासिकल लिटरेचर यानी शास्त्रीय साहित्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ रेनेसा ह्यूमनिज्म, तो रेनेसा में जो ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद है, पुनर्जागरण काल का मानवतावाद क्या है? रेनेसा गेव राइज टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन, यानी रेनेसा ने जन्म दिया मानवता के एक नए विचार को। अभी तक जो विचारधारा थी वो थियोसेंट्रिक थी, है ना, यानी जो कुछ है वो ईश्वर है, भाग्य है, वही सब कुछ कर सकता है, सारी पावर उसी के हाथ में है, सब कुछ प्रीडेस्टाइंड होता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, तो थियोसेंट्रिक था। अब ये ह्यूमन सेंट्रिक हो गया, एंड लाइफ टर्म्ड एज ह्यूमनिज्म, तो ये जो नया विचार आया वो मैन एंड लाइफ को लेकर उसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है। दस ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, तो मानवतावाद को ये जो अप्लाई किया जाता है, मानवतावाद शब्द प्रयोग किया जाता है, वो रिवाइवल यानी पुनर्जीवित करने के लिए ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, शास्त्रीय साहित्य को। लिटरेचर ऑफ द टाइम एक्सपोजेज इट, तो उस वक्त का जो साहित्य है वो इसको प्रदर्शित करता है मानवतावाद को, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स। अगर आपने पढ़ा है तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर फॉस्टर्स प्रेजेंट्स द हाई एक्सटेंट ऑफ ओवर एम्बिशन, तो महत्वाकांक्षा
और जो विस्तृत महत्वाकांक्षा है वो कहाँ तक ले जा सकती है ये दिखाता है। एंड अल्टीमेटली द अनफॉर्चुनेट एंड ऑफ ओवर एम्बिशन, और दुर्भाग्य से ओवर एम्बिशन का अंत कैसा होता है ये भी वहाँ देखने को मिलता है। ह्यूमनिज्म लेड टू इंडिविजुअलिज्म एंड वर्ल्डलीनेस, ये जो मानवतावाद है ये व्यक्तिवाद की ओर ले गया और सांसारिकता की ओर ले गया। मैकियावेलीज प्रिंस प्रमोटेड अ न्यू व्यू पॉइंट, मैकियावेली की बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रिंस, उसने एक नया व्यू पॉइंट प्रस्तुत किया। द यूटिलिटेरियन फिलोसफी इज़ वेल एक्सप्रेस्ड इन बेकन्स एसेज, तो बेकन के निबंध जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको उपयोगितावाद दिखाई देता है, यानी आपको वो काम करने हैं जो आपके लिए उपयोगी हों, फ़ायदेमंद हों, यानी आपको फ़ायदे को ध्यान में रखकर काम करना है। बाद में हालांकि जेरेमी बेंथम ने ये सिद्धांत दिया यूटिलिटेरियनिज्म, तो वो उनका कहना है कि वो काम किए जाने चाहिए जहाँ समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, प्रसन्नता मिले। तो यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत यही कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे वाले काम करें। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या है? सुधारवाद आपको इसको हिंदी में कह सकते हैं। रिफॉर्मेशन was a strong movement under leadership of Martin Luther in 1517। तो ये जो मूवमेंट है रिफॉर्मेशन, सुधारवाद, ये मार्टिन लूथर की लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में शुरू हुआ 1517 में, अगेंस्ट द टायरेनिकल पावर ऑफ चर्च एंड पोप, तो चर्च और पोप की तानाशाही शक्तियों के खिलाफ। तो मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। अच्छा, कई चीज़ें देखिए, पढ़ते तो आप इंग्लिश लिटरेचर में हैं लेकिन वो इंग्लैंड में पैदा नहीं हुई हैं। रेनेसा भी जैसे आप पढ़ते हैं तो वो इंग्लैंड में शुरुआत उसकी नहीं हुई है। रिफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं ये भी इंग्लैंड में शुरू नहीं हुआ, तो ये जर्मनी में शुरू हुआ। द पर्पज ऑफ द मूवमेंट वॉज टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड रिलीजन फ्रॉम करप्शन, तो ये बात तो पहले भी आ चुकी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी था कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो समाज को और धर्म को करप्शन से फ्री करना था, आज़ाद करना था। एंड सुपरस्टिशियस थॉट्स, और जो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास से भरे हुए विचार थे, ख्यालात थे, उनको ख़त्म करना था on the one hand, and to make the English king free from the influence of Roman Catholic Church on the other। तो ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है शुरू तो जर्मनी में हुआ, लेकिन इंग्लैंड की बात हो रही है, तो अंग्रेजी जो राजा है, इंग्लैंड का जो राजा है, उसको रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव से आज़ाद करना भी इसका एक उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिरेकल प्लेस। तो मिरेकल प्लेस से आपका क्या तात्पर्य है, ये पहले भी आप देख चुके हैं और फिर से देख लीजिए। मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंटेड मिरेकल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंट्स और मार्टिर्स, तो जो संत हैं या शहीद हैं उनके जीवन के चमत्कारों को प्रस्तुत करते हैं मिरेकल प्लेस। मोस्टली मिरेकल प्लेस वर बेस्ड ऑन मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय डिवाइन ग्रेस ऑफ एदर द वर्जिन मैरी और सेंट निकोलस, तो या तो वर्जिन मैरी या फिर सेंट निकोलस की कृपा से जो चमत्कार किए जाते थे वो मिरेकल प्लेस में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। मिरेकल प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड द मैरी प्लेस एंड द सेंट्स प्ले, तो इनके और भी नाम हैं, यानी मिरेकल प्लेस को मैरी प्लेस भी कहा जाता है और सेंट्स प्लेस भी कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, है ना, इसलिए मैं आपको कही थी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड जिनके एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैरी प्लेस किन को कहा जाता है, तो वो भी मिरेकल प्लेस हैं, या फिर सेंट्स प्ले किन को कहा जाता है तो वो भी मिरेकल प्लेस हैं। Their purpose was to fill mind of common people with deep faith in divine grace and the church। तो इनका जो उद्देश्य था, जितने भी धार्मिक नाटक होते हैं, चाहे जैसे हमारी रामलीला होती है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो आम जनमानस है, जो आम लोग हैं, उनके दिमाग में एक ईश्वर की कृपा,
ईश्वर में, धर्म में विश्वास बना रहे। तो यही इनका भी उद्देश्य था। अच्छा, ये वाला सेंटेंस काफ़ी बार रिपीट होगा, आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स में भी बार बार ये रिपीट होगा कि ये मिरेकल प्लेज हों, चाहे मिस्ट्री प्लेज हों, या मॉरलिटी प्लेज हों, या फिर इंटरल्यूड्स हों, इन सभी का उद्देश्य क्या है? लोगों की आस्था को बनाए रखना, धार्मिक आस्था को बनाए रखना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरलिटी प्लेज? मॉरलिटी प्लेज से आपका क्या तात्पर्य है? द मॉरलिटी प्ले इज अ मेडिवल थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट। तो मॉरलिटी प्ले एक मध्ययुगीन रंगमंचीय मनोरंजन की चीज़ है, यानी इनसे मनोरंजन भी होता था और शिक्षा भी मिलती थी। These plays are known as interludes also। इन नाटकों को इंटरल्यूड्स भी कहा जाता है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटरल्यूड्स अपने आप में सटायरिकल होते थे, है ना, थोड़े से नॉन सीरियस होते थे। तो जो प्रॉपर मॉरलिटी प्लेज हैं वो सीरियस हैं, और जो इंटरल्यूड्स हैं वो थोड़े नॉन सीरियस हैं और सटायरिकल हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इंटरल्यूड्स और मॉरलिटी प्लेज में। आप वो डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है। ये तीनों चारों चीज़ें, यानी मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मॉरलिटी प्लेज और इंटरल्यूड, चारों चीज़ें बताई हैं। एक अलग से वीडियो है और आपकी प्लेलिस्ट में ही है। मॉरलिटी प्लेज आर अ टाइप ऑफ एलेगरी। तो मॉरलिटी प्ले एक तरीके से एलेगरी हैं। एलेगरी क्या होता है? दृष्टांत होता है, सामने कुछ और दिखाई देता है और उसका छुपा हुआ मीनिंग दूसरा होता है। इन विच, जिसमें कि द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्च्यूज। हीरो की मुलाकात होती है व्यक्तियों के रूप में उपस्थित वाइसेस यानी दुर्गुणों से, एंड वर्च्यूज और गुणों से। गॉड्स मर्सी सेव्ड हिम। यहाँ पर देखिए इन्होंने प्रेजेंट में कर दिया। कहीं देखिए जब आप आंसर देते हैं तो या तो पूरा प्रेजेंट में दीजिए या पूरा पास्ट में, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ मीट्स की बजाय आप मेट कर दीजिएगा। इन विच द हीरो मेट या यूज्ड टू मीट, इस तरीके से कर दीजिएगा। पर्सोनिफाइड वाइसेस, गॉड्स मर्सी सेव्ड हिम, यानी ईश्वर की कृपा उसको बचाती थी फ्रॉम द इविल पाथ ऑफ वाइसेस, दुर्गुणों के बुरे रास्ते से। देयर पर्पस वॉज टू फिल माइंड ऑफ कॉमन पीपल विद डीप फेथ इन डिवाइन ग्रेस एंड द चर्च। तो मैंने आपको बताया था ना, ये सेंटेंस बार बार रिपीट होगा, यानी इनका उद्देश्य यही था कि आम लोगों के दिमाग में आस्था बनी रहे, ईश्वर में विश्वास बना रहे, चर्च में विश्वास बना रहे, धर्म में विश्वास बना रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकाउंट फॉर द ड्रामा इन द मिडिल एजेस, यानी मध्य युग के दौरान ड्रामा का, नाटकों का उल्लेख कीजिए, लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। इन द मिडिल एजेस 3 टाइप्स ऑफ प्लेज वर पॉपुलर। तो मध्य युग में 3 प्रकार के नाटक लोकप्रिय थे, मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज एंड मॉरलिटी प्लेज। तो वही एक तरीके से रिपीटेशन है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है। मिस्ट्री प्लेज रिप्रेजेंटेड एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो मिस्ट्री प्लेज में क्राइस्ट के जीवन की कहानियाँ हैं। मिरेकल प्लेज प्रेजेंटेड मिरेकल्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सेंट्स और मार्टिर्स। तो संतों या शहीदों के जिंदगी के चमत्कार यहाँ मिरेकल प्लेज में प्रस्तुत होते हैं। और मॉरलिटी प्लेज रिप्रेजेंटेड पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑन द स्टेज। और मॉरलिटी प्लेज क्या दिखाते हैं? व्यक्ति के रूप में गुणों और दुर्गुणों को रंगमंच पर दिखाते हैं। देयर पर्पस वॉज टू फिल माइंड ऑफ कॉमन पीपल विद डीप फेथ इन डिवाइन ग्रेस एंड द चर्च। तो ये लाइन बार बार रिपीट हो ही रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द मैरी प्लेज। मैरी प्लेज का मतलब क्या है? आंसर देखिए, द मैरी प्लेज शो मिरेकल्स बाय मैरी। तो मैरी नाम के जो नाटक हैं, मैरी के नाम से जो नाटक चलते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं मैरी के द्वारा किए गए। शी प्लेज द रोल ऑफ एन एक्टिव पावर दैट अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली। तो वो एक ऐसी सक्रिय शक्ति का रोल निभाती है, भूमिका निभाती है, जो कि अचानक से जब आपको उम्मीद नहीं होती है तब वो आ जाती है। टू सॉल्व डिफ़िकल्टीज़, आपकी परेशानियों का हल निकालने के लिए। ऑफ ऑल, उन सारे लोगों की, हु वर्शिप हर, जो उसकी पूजा करते हैं। हर वर्शिपर्स में बी वर्दी और अनवर्दी, उसके पूजने वाले लायक हो सकते हैं और या फिर नालायक हो सकते हैं। शी सेव्स, वो बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ प्रीस्ट,
एक ऐसे पुजारी को हु हैज सोल्ड हिज सोल टू द डेविल, जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। या फिर अ वुमन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर ओन चाइल्ड, या फिर एक ऐसी औरत जिस पर कि झूठा इल्ज़ाम लगा है अपने खुद के बच्चे को मारने का। एंड अ प्रेग्नेंट नन, या फिर एक प्रेग्नेंट नन को वो बचाती है। देयर पर्पस वॉज टू फिल, फिर वही लाइन रिपीट हो रही है कि इन सभी नाटकों का, मैरी प्लेज का भी उद्देश्य वही था कि लोगों के मन में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो, चर्च के प्रति विश्वास हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द सेंट्स और निकोलस प्लेज। तो ये भी इसी प्रकार के प्लेज हैं, पहले भी इनका जिक्र आ चुका है कि मैरी प्लेज और निकोलस प्लेज ये मिरेकल प्लेज में ही शामिल होते हैं। तो द सेंट्स और निकोलस प्लेज आर सिमिलर, तो ये एक ही बात है, चाहे उन्हें सेंट्स प्ले बोलिए चाहे निकोलस प्ले बोलिए। दे शो मिरेकल्स बाय सेंट निकोलस, तो सेंट निकोलस ने जो चमत्कार किए थे उनको दिखाते हैं ये नाटक। इंग्लिश मिरेकल प्लेज वर बैंड बाय हेनरी 8 इन द मिड 16th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में ये मिरेकल प्लेज पर बैन लगा था और हेनरी 8 ने लगाया था 16वीं शताब्दी के दौरान, और मोस्ट वर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। तो इनमें से ज़्यादातर मिरेकल प्लेज या तो नष्ट हो गए या हो गए। देयर पर्पस वॉज टू फिल माइंड ऑफ कॉमन पीपल विद द फेथ इन डिवाइन ग्रेस एंड द चर्च। तो ये वही लाइन है, बार बार रिपीट हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज का क्या उद्देश्य था। द पर्पस ऑफ मोरालिटी प्लेज वाज टू एजुकेट विद एंटरटेनमेंट। तो ये तो इन सारे प्लेज का ही उद्देश्य है। जितने भी धार्मिक नाटक होते हैं या धार्मिक लेखन है उसका काम यही है कि लोग एजुकेट भी हों, शिक्षित भी हों और उनका मनोरंजन भी हो। विद दिस पर्पस क्रिश्चियन फ्रायर्स डेवलप्ड द मोरालिटी प्ले इन द 13th। ये फिर वही 13th इसीलिए मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया ही, वजह बताई। तो ये प्लेज विकसित किए गए थे क्रिश्चियन जो संतों के द्वारा 14th सेंचुरी, एक्चुअली 13th सेंचुरी से काम शुरू हो गया होगा, लेकिन जो उपलब्ध है वो 14th सेंचुरी का है, इंग्लैंड का, जर्मनी का उससे पहले का है। बाय एडिंग एक्टर्स एंड थिएट्रिकल एलिमेंट्स टू देयर सरमन्स। तो सरमन उनके उपदेश होते हैं। जब फ्रायर्स उपदेश देते हैं तो लोगों को नींद आने लगती है। आपने भी देखा होगा जब पंडित जी उपदेश देते हैं तो लोग सोने लगते हैं, लेकिन जहाँ नाटक हो रहा होता है, लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ लोग पूरे जोशो खरोश के साथ देखते हैं उसको। तो इसीलिए इन फ्रायर्स ने यही किया कि अपने साथ थिएट्रिकल एलिमेंट्स जोड़ लिए। Now the illiterate people could more easily learn the basic teachings of Christianity। अब जो अनपढ़ लोग थे वो आराम से सीख सकते थे जो मूल शिक्षाएं थीं क्रिश्चियनिटी की, ईसाई धर्म की, थ्रू ड्रामेटिक स्पीच एंड एक्शन, यानी जो ड्रामेटिक संवाद हैं, नाटकीय संवाद हैं और एक्शन है उसके द्वारा। देयर पर्पस वॉज टू फिल माइंड ऑफ कॉमन पीपल। फिर वही लाइन ये रिपीट हो रही है, यानी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये लाइन तो आपको लिखनी ही है कि इनका उद्देश्य ये था। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। द सेंट्रल थीम ऑफ मोरालिटी प्लेज इज द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट द 7 डेडली सिंस। तो जो 7 भयानक पाप हैं उनके खिलाफ मनुष्य का संघर्ष इनकी विषय वस्तु है। लाइक एनवी, ग्लटनी, यहाँ पे NY और कर लीजिएगा। ग्लटनी यानी एनवी ईर्ष्या होती है, ग्लटनी पेटूपन होता है, जब बहुत खाने की आपको इच्छा होती है ना, सारे सारे माल खाने को मिले। और एंगर, गुस्सा तो सभी में होता है। स्लोथ, आलस्य हम सभी में होता है। तो ये भयानक पाप बताए गए हैं। ये 7 डेडली सिंस का बड़ा अच्छा सा प्रस्तुतिकरण डॉक्टर फोस्टर्स में आपको देखने को मिलता है। The main theme of the morality plays is divided into following 4 steps। तो मुख्य विषय वस्तु 4 स्टेप्स में दिखाई जाती है, 4 भागों में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। मैन बिगिंस इन इनोसेंस, यानी मनुष्य अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, अपने जीवन का सफ़र शुरू करता है मासूमियत के साथ। मैन फॉल्स इनटू टेम्पटेशन, फिर मनुष्य लालच के द्वारा घेर लिया जाता है। फिर
जब लालच में फंस जाता है उसके बाद मैन रिपेंट्स, वो अफसोस करता है, पश्चाताप करता है, मैन इज सेव्ड, फिर उस मनुष्य को बचा लिया जाता है ईश्वर के द्वारा। और फिर वही लाइन रिपीट हो रही, देयर पर्पस वॉज टू फिल माइंड ऑफ कॉमन पीपल विद डीप फेथ एंड डिवाइन ग्रेस। तो ये लाइन तो आपको ऐड करनी ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अकाउंट फॉर कैरेक्टर्स ऑफ मॉरलिटी प्लेज, यानी मॉरलिटी प्लेज के जो पात्र हैं उनके बारे में बताइए। द मॉरलिटी प्लेज कंटेन अ हीरो हु रिप्रेजेंट्स एदर ह्यूमैनिटी एज अ होल और अ स्मॉलर सोशल स्ट्रक्चर। तो मॉरलिटी प्लेज में एक हीरो होता है, नायक होता है, जो या तो पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करता है या फिर किसी छोटे से सामाजिक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन करता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर पर्सोनिफिकेशंस ऑफ गुड एंड इविल, और साथ में जो पात्र होते हैं वो पर्सोनिफिकेशन होते हैं, यानी मानवीकरण होता है अच्छाई का और बुराई का। एवरी मैन इज़ अ पॉपुलर मॉरलिटी प्ले, एवरी मैन नाम का एक पॉपुलर यानी लोकप्रिय मॉरलिटी प्ले है। सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन एवरी मैन आर गॉड, डेथ, एवरी मैन, गुड डीड्स, एंजल, नॉलेज, ब्यूटी, डिस्क्रिशन एंड स्ट्रेंथ। तो ये कुछ पात्र हैं उस नाटक के। मोस्ट मॉरलिटी प्लेज फोकस मोर ऑन इवल वाइल एवरी मैन फोकसेस मोर ऑन गुड। तो ज़्यादातर मॉरलिटी प्लेज बुराई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि जो एवरी मैन नाम का नाटक है वो अच्छाई पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉपुलैरिटी ऑफ एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो एलिजाबेथन युग में कुछ गीत और सोनेट लिखे गए थे, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। द एलिजाबेथन इंग्लैंड इज कॉल्ड अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। एलिजाबेथन इंग्लैंड को कहा जाता है गाते हुई चिड़ियों का एक घोंसला, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिच पोइटिक ट्रेजर। और वजह क्या है कि इस युग का जो काव्य का खजाना है वो बहुत समृद्ध है। सेवरल काइंड्स ऑफ वर्ड्स फॉर्म वर अटेम्प्टेड इन दिस एज। बहुत प्रकार की वर्ड्स फॉर्म यानी जो कविता की फॉर्म हैं, जैसे कि एलेजी है, बैलेड है, लिरिक है, ओड है, तो ये इनका प्रयास किया गया, इनको लिखने की कोशिशें की गई इस युग में। बट द मोस्ट पॉपुलर वर द सोनेट्स एंड सॉन्ग्स और द लिरिक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी वो सोनेट्स थी और सॉन्ग्स थे, लिरिक्स थी। नंबरलेस म्यूजिकल सोनेट्स एंड सॉन्ग्स ऑफ इमॉर्टल पॉपुलैरिटी, यानी अनगिनत म्यूजिकल माने संगीतमय सोनेट्स, गीत जो कि इमॉर्टल पॉपुलैरिटी रखते हैं, उनकी लोकप्रियता अमर है। आज भी आप पढ़ते हैं ना उन सोनेट्स को, आपके सिलेबस में रहती हैं। वह कंपोज्ड इन दिस पीरियड, इस युग में लिखी गई। सॉन्ग्स एंड लिरिक्स वर यूज्ड इन प्लेज ऑल्सो। सॉन्ग्स और लिरिक्स नाटकों में भी यूज़ हुए थे। आपने मेरे साथ शेक्सपियर के कई नाटक पढ़े हैं और उनमें बीच बीच में आपने देखा होगा गीत आते हैं, जैसे ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। बहुत खूबसूरत गीत था वो। तो ये नाटकों में भी यूज़ हुए हैं। Sonnets by Spenser, Sidney, Drayton and above all Shakespeare are the blessings of the period। यानी इन सभी ने सोनेट्स लिखी हैं, लेकिन सबसे ऊपर इनमें शेक्सपियर है और ये सारी सोनेट्स ब्लेसिंग्स हैं, वरदान हैं इस युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th, हु इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड सोनेट इन इंग्लैंड। सोनेट पर एक काफ़ी लंबा वीडियो 2.5 घंटे का है मेरा, वो देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी डिटेल में सभी तरीके की सोनेट्स मैंने समझाई हैं। तो इसको देखते हैं। सर टॉमस वॉट एंड हेनरी होवर्ड द अर्ल ऑफ सरे। तो सर टॉमस वॉट और हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे, ये 2 लोग थे। ये इटली गए थे, डिप्लोमेट्स थे, और वहाँ पर इटली में इन लोगों ने इटालियन लिटरेचर पढ़ा और इनको वहाँ सोनेट बहुत पसंद आया। जब लौटकर इंग्लैंड आए तो इन लोगों ने सोनेट्स लिखना शुरू कर दिए। इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इन्होंने लिखी सोनेट्स। नंबरलेस, अच्छा इनके बारे में एक ख़ास बात जो शायद यहाँ तो नहीं आएगी क्वेश्चंस में, मैंने वहाँ उस वीडियो में बताई है, और वो जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर टॉमस वॉट ने जो इटालियन पैटर्न था उसको मेंटेन रखा, यानी जिसमें ऑक्टेव हुआ करता था, सेस्टेट हुआ करता था।
लेकिन अर्ल ऑफ सरे ने उस पैटर्न को बदल दिया। लाइंस तो 14 ही रहीं, लेकिन ऑक्टेव और सेस्टेट का डिवीज़न इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने 3 क्वाट्रेन फॉलोड बाय 1 कपलेट, जो कि बाद में शेक्सपियर ने फॉलो किया। तो आज हम जिस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, वो अर्ल ऑफ सरे की दी हुई है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस की इंग्लिश सोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबरलेस स्वीट एंड इमोशनल सोनेट्स ऑफ इमॉर्टल पॉपुलैरिटी वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड। तो ये सेंटेंस पहले भी आ चुका है। सोनेट्स बाय स्पेंसर, सिडनी, ड्रेटन एंड अबव ऑल शेक्सपियर आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीरियड। तो ये सेंटेंस पहले आ चुका है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछता है हु वर द मोस्ट पॉपुलर सोनेटियर्स इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सोनेटियर्स एलिजाबेथन इंग्लैंड में कौन कौन थे। शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो शेक्सपियर से आप परिचित हैं, महानतम सोनेटियर है। इसका जो कलेक्शन है वो तो अभी नीचे बताया ही जाएगा, 154 सोनेट्स का है। 2 सोनेट्स उसने अलग से लिखी हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, तो अक्सर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये कहना कि 156 हैं या 154 हैं। अब क्योंकि कलेक्शन में 154 हैं तो लोग 154 आंसर को ही सही मानते हैं, तो आप भी 154 ही मार्क कर दीजिएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। अदर पॉपुलर एलिजाबेथन सोनेटियर्स आर स्पेंसर, माइकल ड्रेटन एंड सर फिलिप सिडनी। दूसरे जो पॉपुलर सोनेटियर्स हैं उनमें स्पेंसर, माइकल ड्रेटन और सर फिलिप सिडनी का नाम है। ये ज़रूर याद रखिएगा। सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इनके कलेक्शंस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला कंटेन्स ओवर 100 सोनेट्स। तो 100 से ज़्यादा सोनेट्स हैं इसमें। एडमंड स्पेंसर रोट सोनेट सीक्वेंस एमोरेटी, ज़रूर याद रखिएगा। स्पेंसर का सोनेट सीक्वेंस एमोरेटी कहलाता है। माइकल ड्रेटन रोट सोनेट सीक्वेंस आइडियाज़ मिरर, ये भी आपको याद रखना है, आइडियाज़ मिरर। और सैमुअल डैनियल रोट सीक्वेंस डिलिया। एंड विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो सोनेट्स नाम से ही है कलेक्शन, लेकिन दूसरों के कलेक्शंस के नाम ज़रूर याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिरिक इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। तो एलिजाबेथन इंग्लैंड में लिरिक के डेवलपमेंट पर प्रकाश डालिए या उसके बारे में बताइए। आंसर देखिए, द एलिजाबेथन्स हैड अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन स्वीट म्यूज़िक। एलिजाबेथन्स की बड़ी रुचि थी मधुर संगीत में। शेक्सपियर एंड अदर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस स्वीट सॉन्ग्स। शेक्सपियर और दूसरे जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे उन लोगों ने मधुर गीत दिए इन देयर रोमांटिक कॉमेडीज़, अपनी रोमांटिक कॉमेडीज़ में, ट्रेजेडीज़ में भी हैं। जॉन लिली वॉज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। जॉन लिली पहला नाटककार था एलिजाबेथन एज का, हु इंट्रोड्यूस लिरिक्स इन हिज प्लेस, जिसने अपने नाटकों में लिरिक्स दिए। लॉज's लिरिक्स आर नोन फॉर देयर स्वीट रोमांटिक एक्सप्रेशन। लॉज के जो लिरिक्स हैं अपने खूबसूरत रोमांटिक एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं। शेक्सपियर्स फेमस लिरिक मर्सी एंड अ पीस ऑफ एडवाइस। शेक्सपियर की बहुत प्रसिद्ध लिरिक्स हैं मर्सी, जो कि आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में मेरे साथ पढ़ी थी। द क्वालिटीज ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉपeth एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। याद होगा आपको, पोर्शिया बोलती है, बहुत खूबसूरत थी वो। एक पोइम के रूप में भी अक्सर सिलेबस में रहती है बच्चों के में। और अ पीस ऑफ एडवाइस, ये पोलोनियस का है, जो एडवाइस वो देता है। पोलोनियस हेमलेट में एक कैरेक्टर है और अपने बेटे लियर्टीज़ को वो एडवाइस देता है। लियर्टीज़ पढ़ने बाहर जा रहा है, तो जैसे बाप लोग देते ही हैं, पिता अपने पुत्र को एडवाइस देते हैं कि बेटा ये काम करना, ये मत करना। बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देता है और बहुत आयरनिकल स्पीचेस हैं इसके। एक बड़ी फेमस है, ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट, वो ये बोलता है पोलोनियस, और जबकि खुद इतना ज़्यादा बोलता है, ब्रीफ में कभी नहीं बोलता। तो ये पीस ऑफ एडवाइस आर ड्रामेटिक लिरिक्स दैट आर पॉपुलर एज इंडिपेंडेंट लिरिक्स ऑल्सो। तो ये इंडिपेंडेंट लिरिक्स के रूप में भी पॉपुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स इन द प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के नाटकों में सामान्य विशेषताएं क्या हैं।
द प्लेज ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स हैव some features in common like heroic themes, heroic treatment in form and of splendid description, long emotional speeches and violent incidents. काफ़ी लंबा सेंटेंस है, चलिए तोड़ के देखते हैं. द प्लेज ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी यूनिवर्सिटी विट्स के जो नाटक हैं, हैव सम फीचर्स इन कॉमन, उनमें कुछ विशेषताएं समान हैं. जैसे कि लाइक हीरोइक थीम्स, उनकी जो थीम्स हैं, विषय वस्तु है, वो हीरोइक है. हीरोइक ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस, तो जो ट्रीटमेंट है यानी जो अभिव्यक्ति है वहाँ पर वो भी स्प्लेंडेड है, यानी शानदार है. डिस्क्रिप्शंस बड़े शानदार हैं. लॉन्ग इमोशनल स्पीचेस, लंबी लंबी भावनाओं से भरे हुए संवाद हैं. एंड वायलेंट इंसिडेंट्स, और बड़ी हिंसक उनमें घटनाएं हैं. हीरोइक स्टाइल है. एंड जनरल इंटरेस्ट इन ट्रेजेडी, और ज़्यादातर जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो ट्रेजेडी में है. जैसे शेक्सपियर की भी ट्रेजेडीज़ ज़्यादा पॉपुलर हैं, हालांकि कॉमेडीज़ भी पॉपुलर हैं. एज यू लाइक इट को खूब पसंद किया जाता है, लेकिन जो उसकी ट्रेजेडीज़ हैं, चारों ट्रेजेडीज़, और रोमियो जूलियट वो भी ट्रेजेडी है. लेकिन 4 ट्रेजेडीज़ की जब बात होती है, ज़रूर याद रखिएगा, शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ में किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो, इन चारों को ही इंक्लूड किया जाता है. हालांकि रोमियो एंड जूलियट वो अपने आप में बहुत सुपर ट्रेजेडी है, और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, तो वो ट्रेजेडीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन 4 ट्रेजेडीज़ वही हैं. तो इन ट्रेजेडीज ज़्यादा पॉपुलर थी. ओनली लिली टुक इंटरेस्ट इन कॉमेडीज़, केवल लिली ने कॉमेडीज़ में रुचि ली. क्रिस्टोफर मार्लोज बेस्ट प्ले इज डॉक्टर फॉस्टस, तो ये भी आपने मेरे साथ पढ़ा है. सबसे अच्छा नाटक है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, ये भी एक ट्रेजेडी है. द हीरो सेल्स हिज सोल टू सैटर्न इन ऑर्डर टू लिव 24 ईयर्स इन वर्ल्डली प्लेजर्स, तो जो हीरो हैं यानी डॉक्टर फॉस्टस, वो अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं 24 साल तक मज़े में रहने के लिए, सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं. तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप डिटेल में बता सकते हैं और ट्रेजेडीज़ के बारे में. फिर आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्लो, मार्लो के योगदान के बारे में बताइए. क्रिस्टोफर मार्लो इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, तो जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनमें महानतम क्रिस्टोफर मार्लो है. हिज बेस्ट प्ले इज़ डॉक्टर फॉस्टस, उसका सबसे अच्छा नाटक डॉक्टर फॉस्टस है. द हीरो सेल्स हिज सोल टू सैटर्न, जो नायक है वो अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है. इन ऑर्डर टू लिव 24 ईयर्स इन वर्ल्डली प्लेजर्स, 24 साल तक सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए. हीरो ऑफ सुपर ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय हिम, तो ये जो एक बड़ी जो इंसान है उसको एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व प्रदान किया गया है मार्लो के द्वारा, जो कि आगे चलकर शेक्सपियर के हीरोज़ बनते हैं. तो ये उसका बहुत बड़ा योगदान है. यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स टू परफेक्शन टू इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय हिम, तो ब्लैंक वर्स का जो उसने प्रयोग किया है और बड़े परफेक्शन के साथ किया है, ये भी उसका बहुत बड़ा योगदान है. आगे चलकर शेक्सपियर ने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया. ये ज़रूर याद रखिएगा, ब्लैंक वर्स पर ज़रूर क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर के नाटक किस फॉर्म में लिखे गए हैं, किस मीटर में लिखे गए हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर और या ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं. बट द ग्रेटेस्ट इज़ टू पीप इनटू द माइंड ऑफ हिज हीरोज़ एंड ब्रिंग टू लाइट देयर इनवर्ड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सबसे बड़ी जो उसकी खासियत है वो अपने हीरो के दिमाग में झांकता है और उसके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सामने लाता है ना. दिमाग पढ़ना ये आसान काम नहीं होता, वो जब दर्शकों के सामने आता है तो एकदम से दर्शक रोमांचित हो उठते हैं. Therefore it is said no Marlowe no Shakespeare, इसलिए ये कहा जाता है कि अगर मार्लो नहीं होता तो शेक्सपियर नहीं होता. यानी जो शेक्सपियर के नाटक हैं वो उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली है शेक्सपियर को, वो क्रिस्टोफर मार्लो से मिली है. अब ये जो क्वेश्चन है पूरा मार्लो पर सेंटर्ड है, तो मार्लो के कम से कम और प्लेस के नाम इस आंसर में आपको शामिल करने होंगे. तो यहाँ बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आप याद रखिएगा केवल डॉक्टर फॉस्टस ही उसने नहीं लिखा है, उसका बहुत फेमस नाटक टेम्बरलेन भी है, वो यहाँ आप शामिल कीजिएगा.
और द ज्यू ऑफ माल्टा भी उसका बहुत फेमस नाटक है। एडवर्ड सेकंड है, और एडवर्ड सेकंड क्रिस्टोफर मार्लो का नाटक शेक्सपियर के नाटक रिचर्ड सेकंड का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एक और बहुत फेमस ड्रामा है वो द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, DIDO, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो का नाटक है। तो जब क्रिस्टोफर मार्लो पर सवाल पूछा जाए तो उसके कम से कम 4-5 नाटकों के नाम आपको मालूम होने चाहिए जवाब देने के लिए। सिर्फ डॉक्टर फॉस्टर्स के सहारे आपकी नैया पार नहीं लग सकती, ठीक है, तो वो आप शामिल कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ लेस नोन यूनिवर्सिटी विट्स। तो क्रिस्टोफर मार्लो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, अक्सर सिलेबस में डॉक्टर फॉस्टर्स तो रहता ही है। तो बाकी के जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। रॉबर्ट ग्रीन्स मोस्ट पॉपुलर प्ले इज़ फ्रायर बेकन, फ्रायर बंगे, तो रॉबर्ट ग्रीन का ये नाटक है, सबसे ज़्यादा फेमस है। टॉमस नैश इज़ नोन फॉर हिज प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, टॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है। ये सभी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होने चाहिए या फिर बोल्ड लेटर्स में होने चाहिए। जो टाइटल्स हैं, जैसे ऊपर भी यहाँ ये गलती थी, मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा हुआ है तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। जो टाइटल्स होते हैं वर्क्स के वो या तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हो या फिर बोल्ड लेटर्स में। जैसे आप लिखें तो ब्लैक पेन से लिखें टाइटल्स को, जिससे कि ये नियम भी है ना, जब लिखने का जो स्टाइल है उसके कुछ रूल्स हैं। अब जैसे यहाँ तो इन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 14 में ये वर्क्स को इन्होंने इटैलिक्स में लिख दिया, चलिए ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसमें तो इटैलिक्स कर नहीं सकते। तो जब आप लिख रहे हैं तो उस वक्त टाइटल्स को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर दीजिए या फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। ये गलत माना जाता है जब आप रनिंग में ऐसे ही लिख देते हैं, उसमें आपके मार्क्स भी कटते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने एक पे तो लगाया भी है कोमा, बाकी पे फिर मैं भी अब कहाँ तक लगाऊं, क्योंकि बुक में लगा नहीं रखे हैं इन्होंने इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ज़रूर लिखिएगा। अब जैसे उनका प्ले है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। टॉमस लॉज इज़ नोन फॉर हिज प्ले अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, तो ये उनका नाटक है। जॉर्ज पीलेज मोस्ट पॉपुलर प्ले इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, तो ये द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। जॉन लिली इज़ नोन फॉर हिज प्लेज लाइक मिडास एंड द वुमन इन द रूम, तो ये दोनों नाटक सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। टॉमस किड्स मोस्ट पॉपुलर प्ले इज़ द स्पेनिश ट्रेजेडी, है ना, तो ये स्पेनिश ट्रेजेडी भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आएगा। दैट इज़ द बेस फॉर शेक्सपियर्स हेमलेट, तो शेक्सपियर का जो नाटक है हेमलेट उसका स्रोत ये स्पेनिश ट्रेजेडी है टॉमस किड का, क्योंकि ये भी रिवेंज ट्रेजेडी है और हेमलेट में भी रिवेंज है, अपने बाप की मौत का बदला लेता है हेमलेट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सिटी विट्स, तो यूनिवर्सिटी विट्स से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर हु वर यूनिवर्सिटी विट्स। तो बजाय अब यहाँ इसको पढ़ने के आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी विट्स पर एक पर्टिकुलर वीडियो है मेरा डिटेल्ड, अब पढ़ना चाहे तो चलिए देख लीजिए, छोटा सा आंसर है। In Elizabethan England, a group of university scholars that began to take interest in playwriting is called university wits. तो एक समूह था, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिन्होंने नाटक लिखने शुरू कर दिए। दे रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, ये बहुत ख़ास बात है कि प्री शेक्सपियरियन ड्रामा की नुमाइंदगी वो करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा की बात हो रही है तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी विट्स की बात हो रही है। Thus, Elizabethan dramatists that were educated at the universities of Oxford and Cambridge were called university wits. तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए जो ये नाटककार थे ये यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। चीफ मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड टॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड जॉन लिली, टॉमस लॉज एंड जॉर्ज पीले फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो ये नाटककारों के नाम हैं, आप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। तो ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल का, उससे आपका क्या तात्पर्य है। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इज़ कॉमनली नोन एज द किंग जेम्स वर्जन और किंग जेम्स बाइबल। तो
किंग जेम्स की बाइबल कहलाती है ये ऑथराइज्ड वर्जन। इट इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। तो ईसाई बाइबल का ये अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन है। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली बाइबल हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा, ओरिजिनली हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के चर्च के लिए इसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। किंग जेम्स बिगेन इट इन 1604 एंड कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन इन 1611। तो किंग जेम्स ने 1604 में इसका ट्रांसलेशन शुरू किया और 1611 में इसको पूरा किया। किंग जेम्स का जो युग है वो जैकोबियन एज कहा जाता है ना। एलिजाबेथ का युग था वो एलिजाबेथन एज है, और किंग जेम्स का जो शासनकाल है वो जैकोबियन एज कहा जाता है। और जेम्स के बाद चार्ल्स फर्स्ट राजा बना था तो उसको कैरोलाइन एज कहा जाता है ना। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। बीच में किंग चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई 1649 में, उसको याद रखिए। किंग चार्ल्स फर्स्ट को फांसी देने के बाद ओलिवर क्रोमवेल वहाँ का शासक रहा लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट नाम से, और यानी 58 तक रहा, 59 तक। और उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, सक्सेसर नहीं था, तो उसके बेटे चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से वापस बुलाया गया और गद्दी पर बिठाया गया। फिर 1660 में ये काम हुआ। तो 1660 से बाद का जो काल है वो रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि मोनार्की रेस्टोर हुई। तो ये सब जो घटनाएं हैं इंग्लैंड के इतिहास की, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है लिटरेचर के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What do you understand by the term metaphysical? तो metaphysical से शब्द से आप क्या समझते हैं? The term metaphysical is a combination of two words, meta and physical. तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, meta और physical। metaphysical poetry पर जो मेरा एक वीडियो है ज़रूर देख लीजिएगा, डिटेल्ड वीडियो है। तो meta का मतलब होता है beyond, meta means beyond यानी परे। Therefore, something beyond physical recognition is metaphysical। तो कोई भी चीज़ जो कि भौतिकता से परे है, यानी भौतिक चीज़ें आप अपने सामने देख सकते हैं, उसके परे जो चीज़ें हैं वो मेटाफिजिकल हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ नोटेड फॉर, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री जानी जाती है किस चीज़ के लिए? नॉवेल्टी ऑफ थॉट, नए विचारों के लिए, और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के नएपन के लिए भी जानी जाती है। फार फैचड इमेजेस, यानी बहुत दूरस्थ उसकी इमेजेस होती हैं, जो उसमें प्रस्तुतिकरण होता है वो बहुत मतलब मिरेकुलस होता है। अफेक्टेशन, बनावट होती है, एंड हाइपरबल्स, और बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है। लर्निंग, ज्ञानी थे ये लोग, बहुत बड़े विद्वान थे, और अपनी विद्वता को दिखाना उनका उद्देश्य था अपनी पोइट्री में। ऑब्सक्योरिटी, थोड़ी सी ऑब्सक्योरिटी आ जाती है, ऑब्सक्योरिटी क्या, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। और एंड ड्रामेटिक कैरेक्टर, इनकी जो कविताएं हैं वो उनका कैरेक्टर ड्रामेटिक है, नाटकीय है। जाओ और गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। तो इस तरीके से ड्रामेटिक कैरेक्टर है इनकी पोइम्स का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेटाफिजिकल पोइट्स? मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे? द मेटाफिजिकल पोइट्स is a term coined by the poet and critic Samuel Johnson to describe a group of British lyric poets headed by John Donne in the 17th century। तो 17वीं शताब्दी के एक समूह को संबोधित करने के लिए सैमुअल जॉनसन ने एक शब्द कॉइन किया, बनाया, जिसको मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉहन, एंड्रू मार्वेल एंड रिचर्ड क्रशॉ वर द सेंट्रल फिगर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये मुख्य मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राइट अ नोट ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं वही हैं, इस आंसर में कुछ नया नहीं है, वही दोनों जोड़ के यहाँ पर आपको लिख देना है, वही इन्होंने भी लिखा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, What do you know about novelty of thought and expression as well as far-fetched images in metaphysical poetry? तो यहाँ शुरुआत में तो वही चीज़ें रिपीट की हैं जो ऊपर आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पर नया है वो ये देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हैं ये नए हैं, ये आपको अपने आंसर में ऐड करने हैं। एंड्रू मार्वेल कंपेयर्स द सोल विद अ ड्रॉप ऑफ ड्यू। एंड्रू मार्वेल अपनी आत्मा को एक ओस की बूंद से कंपेयर करता है। काउली मेक्स अ स्ट्रेंज कंपैरिजन बिटवीन अ वुमन्स ब्रेस्ट एंड एन अनसिविलाइज्ड लैंड।
और काउली एक कंपैरिजन करता है, एक तुलना करता है कि जो एक औरत का ब्रेस्ट है यानी उसका जो दिल है, उसका जो सीना है, वो अनसिविलाइज्ड लैंड की तरह है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट यूज ऑफ लर्निंग अफेक्टेशन एंड हाइपरबोल्स इन मेटाफिजिकल पोइट्री। यहाँ कुछ नए एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो कि आप ऊपर वाले आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। डन शोज हिज नॉलेज इन जियोमेट्री बाय कंपेयरिंग पार्टिंग लवर्स टू टू लेग्स ऑफ अ कंपास। तो जो आपकी कंपास होती है, प्रकार होती है ना, जिससे आप सर्कल बनाते हैं, तो उससे तुलना करता है। तो अब वहाँ अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज को प्रदर्शित करता है जॉन डन कि जो दो लवर्स हैं एक दूसरे से जुदा हैं, वो प्रकार के दो लेग्स होती हैं, दो टांगें होती हैं, उनकी तरह हैं, यानी ऊपर से जुड़ी रहती हैं वो दोनों टांगें और नीचे से अलग होती हैं, तो वैसे ही हैं। व्हेन वन मूव्स द अदर स्टैंड्स फर्म एट द सेंट्रल पॉइंट। तो जब एक आशिक, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जब वो मूव करता है तो दूसरा सेंटर में मतलब दृढ़ता से खड़ा रहता है। इन हिज पोएम द फ्ली, एक और कविता है जॉन डन की फ्ली नाम से, ही प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो वहाँ बड़ी रोचक स्थिति वो प्रस्तुत करता है। अ फ्ली बाइट्स द लवर। तो जो फ्ली है, मक्खी है, मधुमक्खी कहिए, मच्छर कहिए, तो मक्खी मधुमक्खी जो भी है वो पहले प्रेमी को काटती है एंड देन इट बाइट्स द बिलवेड, और फिर प्रेमिका को काटती है। द लवर क्लेम्स, अब जो प्रेमी है, जो आशिक है, वो ये दावा करता है दैट देयर बॉडीज आर मिंगल्ड इन द फ्ली, कि उनके जो शरीर हैं वो उस मक्खी के पेट में मिल गए, यानी उनका मिलन हो गया। से दुनिया में वो अलग हैं, मतलब उनकी अभी शादी नहीं हुई है, एक दूसरे से उनका मिलन नहीं हुआ है, लेकिन उस मक्खी के पेट में उनका मिलन हो गया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट इंटरकोर्स, यानी उनके मिलन का ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से उनका मिलन संभव है, तो जो हम सोच भी नहीं सकते वो उन्होंने लिखा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अकाउंट फॉर डन्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो डन पर बहुत कुछ आ गया पहले ही, और आप इतने ये एग्जांपल्स देख चुके हैं, और जो मैंने डिटेल्ड वीडियो मेटाफिजिकल पोइट्री पर अपलोड किया है उसमें ख़ास फोकस मैंने जॉन डन पर किया है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा जॉन डन पर, फिर आप क्वेश्चंस आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है इस वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा। आपकी नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट 6 मैं अगले वीडियो में उसको पढ़ाऊँगी। यूनिट 5 के लिए अभी इतना काफ़ी है। वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।